आज हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे क्लास 10th का, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो हमारे डेली लाइफ में हो रहा होता है, दैनिक जीवन में। जैसे कि हम आसपास अगर हम देखना चाहे तो जैसे आप लोहे का जंग लगना कह सकते हैं, या जो हम सांस लेते हैं, श्वसन जो करते हैं, उसके बाद जो भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर में, जो खाना हम बनाते हैं घरों में, वो सब क्या है, कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता चलता है कि हुआ या नहीं हुआ है? तो इसका क्या है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया तब पता चलता है जब क्या होता है, जो चीज की जो पुरानी प्रकृति थी ना वस्तु की, वो क्या होता है, बदल जाता है। कहीं ना कहीं जो उसका पुराना पहचान रहता है, कुछ नहीं कुछ उसमें नया बदलाव आता है। तो उससे ये निश्चित होता है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब इसी को समझाने के लिए एक क्रियाकलाप 1.1 कर रखा है। उसमें आपका दिखा रखा है क्या, कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया है 3-4 सेंटीमीटर का इन्होंने। उसके बाद आपका क्या किया, उसको रेगमाल से अच्छे से रगड़ कर साफ कर लिया, और उसे चिमटे के सहारे पकड़ के, चिमटा जैसे रोटी बनाते हो ना, मेनली आपके लैब में, साइंस लैब में भी चिमटा होता है, और रोटी बनाने वाला एक नॉर्मल आप समझ सकते हो जो चिमटा होता है, उससे उस मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, पकड़ लिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसे ना स्पिरिट लैंप या बर्नर जो आपके साइंस लैब में होता है, उस पर क्या करते हैं, उसका हम दहन करते हैं, उसको हम जलाते हैं। जब हम जलाते हैं तो क्या देखते हैं, जो चूरन बन रहा होता है उस चूरन को क्या करते हैं, वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। वॉच ग्लास किसे कहोगे आप, एक तरह से जैसे ग्लास का कटोरा होता है ना, ग्लास का कटोरा, उसको कह सकते हैं वॉच ग्लास। उसके अंदर उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये जो हाथ में इसने इसने पकड़ रखा है वो क्या है, चिमटा है, और ये स्प्रिट लैंप बर्नर, और जहां से जो चूरन गिर रहा है वो यहाँ पे नीचे जो वॉच ग्लास है उसके अंदर इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद आप मेनली इसमें होता क्या है, जब आप इसको देख रहे होंगे कि जब आप जलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, जल रहा होता है। और ये आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, सफेद राख जो बोलते हो। ये चूर्ण होता क्या है आपका, ये चूर्ण जो है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो आपकी वायु की उपस्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया करते हैं, तो जलने के बाद क्या बनाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वही क्या होता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। अब इसी तरह से एक दूसरा क्रियाकलाप कर रखा है। दूसरे क्रियाकलाप में इन्होंने क्या किया है, आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले ना, इसमें आपका ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं इंग्लिश में, और शंक्वाकार फ्लास्क, ये आपका मेनली कांच का बना होता है। और ये जो सबसे ऊपर लगा हुआ है ये क्या है, कॉर्क है। और ये जो इसके एक यहाँ से आप ट्यूब सा आता हुआ दिख रहे होंगे कॉर्क के बीच से, वो क्या है आपका, वो एक परख नली टाइप पे आप कह सकते हैं, जिसमें कांच का होता है, जैसे सिक्का होता है ना पेन का, उस तरह से, लेकिन आर पार, लेकिन ये कांच का होता है। अब किया क्या इन्होंने, यहाँ पर ना दानेदार जस्ता लिया, जिंक जो बोलते हैं आप, उसको क्या किया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है अपना, H2SO4 जो होता है अपना, वो सांद्र भी होता है और तनु भी होता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें ये डालता है तो होता क्या है, जो आपका जिंक है, यहाँ पे जो आपका जस्ता है, वो क्या करता है, यहाँ से SO4 को ले लेता है, और वो क्या बना देता है, जिंक सल्फेट बना लेता है, जस्ता का सल्फेट जो बोलते हैं आप, ZnSO4। और जो हाइड्रोजन जो यहाँ पर है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन जो है ना, ऊपर की तरफ गैस बन के जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस होता भी है। अब क्या हुआ, ये जो परख जो आपका कॉर्क के बीच से एक परख नली आ रखा है, सिक्के की तरह जो रहता है कांच का बना हुआ, उससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ऊपर से यहाँ पर बाहर निकल रहा होता है। और हम पिछले कक्षा में ही पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि गैस कोई निकल रहा है वहाँ पे, अगर हम वहाँ पे हम जलती हुई माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती ले जाते हैं, अगर वहाँ पर वो फट फट की ध्वनि के साथ आवाज़ सुनाई देती है, तो वहाँ पर यह क्या स्पष्ट होता है, वहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो निकलने वाला गैस है वो कौन सा गैस है, वो गैस है हाइड्रोजन गैस। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि कंफर्म करने के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं है, वो आपके हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई चीज़ ठोस था तो ठोस से द्रव बन गया, द्रव से गैस बन गया, या गैस से ठोस, कुछ भी हो सकता है। जो ठोस द्रव गैस होता है वो क्या होता है आपका, चेंज हो जाता है, बदल जाता है।
तो ये होता है आपका अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद आपका आता है रंग में परिवर्तन। रंग में क्या हुआ, कलर उसका चेंज हो जाएगा, पिंक से काला हो जाएगा, काला से नीला हो जाएगा, ये चीज हो सकता है। गैस का निकास और उत्सर्जन। गैस का निकास या उत्सर्जन क्या होता है, गैस उत्पन्न हो रहा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस निकल रहा था ना, तो ये गैस का निकास और उत्सर्जन। उसके बाद आपका क्या आता है, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, या तो वो चीज ठंडा हो जाएगा, या ज्यादा गर्म हो जाएगा, या हल्का उसका ताप बढ़ जाएगा। ये सब चीज क्या है, ये अवस्था परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, ये दिखाता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम नेक्स्ट देखेंगे, क्या है, रासायनिक समीकरण। देखिए जो रासायनिक समीकरण है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं, जो जो चीज रिएक्ट कर रहा होता है वो क्या होता है, अभिकारक होता है। जो जो चीज एक दूसरे से अभिक्रिया कर रहा होता है वो क्या होता है, अभिकारक। और जो बनता है वो क्या होता है, आपका उत्पाद होता है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे तो क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हमने क्या लिखा, शब्द के रूप में लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बनाया इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें जो आप इसको जब आप शब्द के रूप में लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। अगर शब्द समीकरण लिखने का आ जाए तो क्या लिखेंगे हम, सीधा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो एरो का जो आपका जो सिरा होता है, ये एरो का जो पार्ट दिख रहा होगा, जैसे ये एरो है, तो एरो का ये पार्ट जो है आपका, ये क्या होता है आपका, ये होता है उत्पाद दिखा रहा होता है। और ये जो पीछे का सिरा होता है वो क्या दिखा रहा होता है, कि अभिकारक। उसके बाद ये तो हमारा क्या था, शब्द समीकरण। अब इसी शब्द समीकरण को हम रासायनिक सूत्र के रूप में लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो है हमारा है, इसमें क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस सेम चीज होता है। एलएचएस जो आपका क्या हुआ, लेफ्ट के तरफ में जो होता है वो क्या होता है, एलएचएस, और जो राइट के तरफ में क्या होता है, आरएचएस। तो लेफ्ट के तरफ क्या होता है आपका, अभिकारक होता है, जिसमें प्लस का चिन्ह दिखा रहे होते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिकारक था। और राइट के तरफ क्या होता है आपका, राइट के तरफ होता है उत्पाद। जैसे ये एरो है तो यहां पे क्या बना, ये तो आरएचएस है अपना। लेकिन अगर आप यही चीज देखिएगा तो यहां पर क्या हुआ, एक चीज दूसरे के साथ जुड़ा, तो ये क्या है, ये हमारा ये पार्ट जो है ये क्या है, एलएचएस है, और ये क्या है, अभिकारक है। अब इसी चीज को जब हम रासायनिक सूत्र के रूप में लिखते हैं, जब आप दिए हुए चीजों को किस फॉर्म में लिखते हैं, रासायनिक सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक सूत्र क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम का आपका क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का क्या होता है, O। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Mg प्लस में O2 क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यह क्या है हमारा, जब इसे हम रासायनिक सूत्र के रूप में बताते हैं तो क्या होता है, ये आपका कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे आपका क्या हो गया, C प्लस में O2, कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाता है आपको पता होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा सब रासायनिक समीकरण। अगर इसी चीज को आप शब्द के रूप में लिखते हैं, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन और बनाता कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता फिर हमारा शब्द समीकरण कहलाता। अब जो हमारा बचा इसके बाद क्या है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लास में, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें मेनली आपका ये होता है कि हम ये देखते हैं कि लेफ्ट के तरफ और राइट के तरफ में जो भी, जैसे हाइड्रोजन इधर 1 है तो उधर भी कितना होना चाहिए, 1। इधर भी अगर ऑक्सीजन 5 है तो एरो के उस तरफ भी कितना होना चाहिए, 5। दोनों तरफ बराबर होता है। तो मेनली इसको हम डिटेल में अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए